सो हमारा क्लास किसका चल रहा है? ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री के हम आगे पढ़ते हैं। हमने ट्री रेशियो के बारे में पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्री रेशियो के बारे में पढ़ लिया। उसको याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया था कि पाकिस्तान को भूखा प्यासा करके हिंदुस्तान को हरा भरा करना है। पंडित बद्री प्रसाद को क्या बोलना है कि हर हर बोले। अब उसके आगे हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब आगे बढ़ने से पहले टी रेशियोज के आगे बढ़ने से पहले, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले, मतलब रिलेशन पढ़ने से पहले, फॉर्मूलाज पढ़ने से पहले कुछ और चीज देखते हैं। कुछ और चीज देखते हैं, ग्राफ से रिलेशन देखते हैं कि कैसे ग्राफ से हम कुछ क्या क्या पढ़ सकते हैं, जिससे कि और थोड़ा आसान हो जाए हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, चलो तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। पहले 2D ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये एक्स। अच्छा, ये आप लोग को पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आप लोग को पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल बनती है ये इनिशियल लाइन होती है, तो यहाँ की जो एंगल होती है 0 डिग्री होती है। अब ये मूव हो गया 90 डिग्री पे, तो ये जो एंगल होगा डेट इज 90 डिग्री। अब ये इधर मूव हुआ फिर 90 डिग्री, तो 90 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 180 में फिर 90 ऐड हो गया, दिस इज 270 डिग्री, और 270 में फिर से 90 ऐड हो गया, तो दिस इज 360 डिग्री। मतलब यही लाइन 0 और 360 दोनों के लिए काम करती है। इस अंदर मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो कहां से शुरू हो रहा है? 0 से 90 तक, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 तक, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 तक और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 तक। ये बेसिक समझ में आ गया। अब ये देखिए, ये जो पॉइंट होती है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। 0 0। अब इस ओरिजिन की जब राइट हम मूव करते हैं तो हमको क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। एक्स एक्सिस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओरिजिन की जब ऊपर मूव करते हैं तो वाई एक्सिस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओरिजिन से जब लेफ्ट की साइड मूव करते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव होता है। और ओरिजिन से जब डाउनवर्ड मूव करते हैं तो वाई एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव होता है। इस तरीके से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस कॉमा प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स एक्सिस क्या है? नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? माइनस कॉमा प्लस। ये पता है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब x का कोऑर्डिनेट को हम फर्स्ट प्लेस पे एंड y का कोऑर्डिनेट को सेकंड प्लेस पे लिखते हैं। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हम देखेंगे x भी नेगेटिव है और y भी क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा माइनस कॉमा माइनस हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो जो x एक्सिस वो पॉजिटिव है लेकिन y एक्सिस क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। ये समझ में आ गया? इस आप लोग को पहले से नॉलेज होगा। नहीं नॉलेज है तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अब बेसिक मेरा मतलब क्या था यहाँ पे बताने का? अभी देखिए, मैं कुछ इसमें ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है पेपर में, बहुत ही ज्यादा उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। 11th 12th 10th नॉर्मल है। कंपटीशन एग्जाम में जैसे कि एनडीए आप देने गए, उसमें क्वेश्चन पूछे हैं। सीडीएस देने गए, एफकेट देने गए, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एसएससी, बैंक में शायद मुझको नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री है कि नहीं, लेकिन एसएससी में ट्रिग्नोमेट्री है। और बहुत से जितने एग्जाम है, हर एग्जाम में मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली जब एनडीए का आप लोग पेपर देंगे, सीडीएस का पेपर देंगे, तो वहां पे आप लोग को लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास ट्रिग्नोमेट्री से मिलेंगे, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन इधर से भी आते हैं। समझ में? तो इसलिए ये पोर्शन जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं प्रूविंग भी करा दूंगा विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। ग्राफ की मदद से मैं प्रूविंग करा दूंगा। अभी देखिए, मेरे पास कल मैसेज आया 12th वाले जो मेरे पास ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं मेरे से, उन्होंने मैसेज किया कि भैया आप सब कर रहे हैं, 12th का वीडियो नहीं डाल रहे, 9th का हो गया, 10th का हो गया, 11th का हो गया। तो मैं उन लोग के लिए बता दूं कि जो रिलेशन फंक्शन का हम लोग का सिलेबस डल रहा है वीडियो ऑनलाइन, मतलब हमारे चैनल पर जो वीडियो जा रहा है, दैट इंक्लूडेड द सिलेबस ऑफ 11th and 12th both. 11th 12th both syllabus included in that. And after completing the trigonometry, I am going to start the calculus, which is comprised 44 marks in the board. In your board, it comprise 44 marks. 44 marks को comprise करता है, ठीक, comprise करता है 44 marks. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं ट्रिग्नोमेट्री इसलिए स्टार्ट किया हूं, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 10th के लिए नहीं, आप लोग के भी माइंड से स्लिप हो गया होगा।
तो ट्रिग्नोमेट्री 11th में भी यूज होगा और 12th में भी यूज होगा, इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया हूं, जिससे कि मैं इससे रिलेट करके 11th और 12th को पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप लोग के माइंड में फॉर्मूला क्या होगा बना रहेगा और उतने आसानी से फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब आप लोगों को क्या हो पाएगा आसानी से समझ में आएगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग भी पढ़ना शुरू करें। क्यों? क्योंकि मुझको पता है कि 12th वाले के माइंड में फॉर्मूला कुछ बचा नहीं होगा, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि जब मैं कैलकुलस शुरू करूंगा तो और आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। तो 12th वाले ज्यादा टेंशन नहीं ले, बस कुछ दिन के बाद ही मैं कैलकुलस शुरू करने जा रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, नॉट ओनली फॉर द 12th बट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड फॉर दैट अगर आप लोग मूव करते हैं इन द टर्म ऑफ मैथमेटिक्स, इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है 0 से 90 डिग्री में हम लिखते हैं ऑल, क्या लिखते हैं ऑल, और यहाँ पे टी रेशियोज की बात कर रहे हैं, मतलब सभी टी रेशियो, सभी टी रेशियो। जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है वो साइन और कोसेकेंड का होता है, साइन और कोसेकेंड का होता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है दैट इज टेन का होता है और कॉट का होता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज कॉस का होता है और सेक का होता है। ये क्या है? साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, और इसमें सारे रेशियो। इसका मतलब ये कि अगर हमने लिखा साइन 45 डिग्री तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव, इसकी जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि 0 और 90 के बीच का एंगल है। जैसे हमने लिख दिया 10 89 डिग्री, तो 90 से कम है, 0 के बीच में है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो इसमें सभी टी रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और द टी रेशियो इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब किसी भी टी रेशियोज की वैल्यू अगर 0 और 90 के बीच के एंगल लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। अब इस वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसाइन वाले पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। जैसे हमने कहा साइन 100 डिग्री तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर हमने यहीं पे कह दिया 10 डिग्री तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। साइन 100 पॉजिटिव, 10 अगर लिखते तो क्या रहता है? नेगेटिव आ जाता है। अब आप लोग तो माइंड में भैया ये क्या बता रहे हो, ये कैसे होता है? टेंशन ले लीजिए, मैं बताया आपको, इसकी प्रूविंग कराऊंगा। कोई भी चीज आपके माइंड में डाउट नहीं रहेगा, मुझको आपके माइंड का क्या खत्म करना है? फियर करना है। वो भी कैसे? धुआंधार के साथ उसी धुआं में उस फियर को उड़ा देना है। तो मुझको खत्म करना है तो मैं खत्म करूंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे सेम उसी तरीके से 180 और 270 के बीच का अगर कोई भी एंगल लेते हैं तो 10 और कॉट की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, और अदर टी रेशियोज की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। सेम उसी तरीके से केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम चलते हैं 270 और 360 के बीच की अगर वैल्यू लेते हैं, जैसे cos 300 हमने लिया तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन अगर साइन 300 लिया तो डेट इज नेगेटिव। क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि ये मैंने क्या लिखा? सभी टी रेशियोज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनकी वैल्यू सिर्फ साइन और कॉसेक की होगी, 10 और कॉट का सिर्फ पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक की वैल्यू सिर्फ क्या होगी? पॉजिटिव। इसको याद करने का तरीका, इसको क्या है? ए है यहाँ पे क्या है? एस है, यहाँ क्या है? टी है, और यहाँ क्या है? सी। तो हम याद कर सकते हैं ए से एड शुगर टू कॉफी, कॉफी में चीनी मिलाओ, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करना है? एड मतलब ऑल। शुगर मतलब क्या होता है? साइन, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। टी 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट, और सी कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो इस साइन का उल्टा लेना है, 10 का उल्टा लेना है, कॉस का उल्टा लेना है। अभी ये आप क्या बताने लगे? कॉसेक और कॉट और सेक क्या उल्टा होता है बताऊंगा, बस इतना भी देखिए। समझ में? तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया, कहां पे पॉजिटिव होंगे कहां पे नेगेटिव होंगे, ये समझ में आ गया। अच्छा चलिए, तो इससे अब आगे बढ़ने से पहले मैं इन लोगों का रिलेशन बता दूं कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा रिलेशन हम देख लेते हैं, जो अभी मैंने बताया कि साइन कॉसेक, साइन का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा, ये पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे फिर साइन कॉस इन सब की वैल्यू जो जनरली पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक, उन सब की वैल्यू पता करते हैं। तो देखिए पहले बता दें तो हमने 6 टी रेशियोज पढ़े थे, साइन थीटा,
cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, then sec थीटा, cos। जो साइन थीटा होता है वो क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था। cos थीटा क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनस था। और tan थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को अगर डिवाइड कर दे तो हम क्या लिख लेंगे? लिख सकते हैं हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, फिर सेम बात है, सेम चीज है, दोनों आपस में इक्वल है। p बाई h क्या है? sin थीटा के बराबर। p बाई h इज इक्वल टू sin थीटा एंड b बाई h इक्वल टू व्हाट? cos थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर हो गया? एक रिलेशन हमको मिल गया कि tan थीटा जो होता है sin थीटा बाई cos थीटा के इक्वल। tan थीटा जो होता है sin थीटा पर cos थीटा के इक्वल होता है। एक रिलेशन तो हमको मिल गया। ओके, अब चलते हैं दूसरे में। cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये देखिए tan थीटा क्या है? रेसिप्रोकल है। परपेंडिकुलर नीचे आ गया, बेस ऊपर चला गया, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, रेसिप्रोकल है किसका? tan थीटा। इसका मतलब किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन tan थीटा। रेसिप्रोकल है तो 1 अपॉन tan थीटा हो गया। और ये tan थीटा किसके बराबर होता था? tan थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। cos थीटा क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो cos थीटा क्या हो गया? ऊपर चला गया। एक और रिलेशन मिल गया, tan थीटा का रिलेशन मिला sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा का दो रिलेशन मिला, एक कि cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा and it is also equal to cos theta upon sin theta. So we get a two relation in इसमें cos theta. So cot theta is equal to 1 upon tan theta and also cos theta by sin theta. ठीक, अभी तक तीन रिलेशन हमको मिल चुका है, एक tan theta का, दो cot theta। अब हम चलते हैं sec theta में। sec theta is equal to what? हाइपोटेनस अपॉन बेस। cot theta किसके इक्वल होता था? हाइपोटेनस अपॉन बेस के। sec theta किसके इक्वल होता था? हाइपोटेनस अपॉन बेस के। sec थीटा चलते हैं cos थीटा के पास, तो cos थीटा में हमने देखा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या आपको लग नहीं रहा है कि हाइपोटेनस अपॉन बेस इज द रेसिप्रोकल ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनस? एंड इफ इट इज, देन sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? cos थीटा। तो sec थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? sec थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? cos थीटा। तो sec थीटा किसका रेसिप्रोकल हो गया? cos थीटा का रेसिप्रोकल हो गया। sec थीटा किसका रेसिप्रोकल हो गया? cos थीटा का रेसिप्रोकल। अब अगर हम cosec थीटा में चलते हैं तो cosec थीटा किसके बराबर होता था? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर हम इसी को sin थीटा में चलते हैं तो हमने क्या देखा कि sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो हियर ऑन कंपैरिजन बिटवीन sin एंड cos थीटा वी फाइंड दैट cosec theta is the reciprocal of sin theta, means मतलब h by p is the reciprocal of p by h। तो cosec theta किसके बराबर हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा या 1 by sin थीटा के बराबर होगा। पांच रिलेशन मिल गया, कौन सा? एक tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 by tan थीटा और cos थीटा by sin थीटा। sec theta is the reciprocal of cos theta and cosec theta is the reciprocal of sin theta। तो वैल्यू पे चलने से पहले थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं। tan थीटा किसके बराबर था? एक इक्वेशन ये बना हुआ है, एक रिलेशन ये है, 3, 4 एंड 5। तो 5 रिलेशन हमको मिल गए, मैंने सर्कल करके आपको हाईलाइट कर दिया। अब चलते हैं वैल्यू पे। जो जनरली वैल्यू पूछे जाते हैं वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। इस पांच जो है जनरली पूछे जाते हैं, मतलब ज्यादातर एग्जाम में आपको ये पूछे। अब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब थोड़ा सा तो डिफिकल्ट करेगा, वो क्या कर देता है 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, ठीक, कुछ इस तरीके से पूछता है। मैक्सिमम किस पे पूछता है? 15 डिग्री, 22.5 डिग्री पे पूछता है। तो उसका भी ट्रिक बताएंगे,
विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ हम कैसे देख सकते हैं, और उसके लिए एक टेबल आता है, जैसे लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल आता है, सेम उसी तरीके से टी रेशियोज के भी टेबल आते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को जरूरत पड़ेगी, अगर आप लोग को चाहिए कि लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड टी रेशियोज के टेबल से हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हमको बताना, हमको चाहिए सर, हमको बताइए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, तो मैं अलग से एक वीडियो सिर्फ उसी इन्हीं 5 टॉपिक पे बनाऊंगा। और अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा, मुझको लगेगा कि आप लोग को आता है। तो दैट्स डिपेंड ऑन यू वेदर यू वांट और नॉट। तो अब चलते हैं जीरो डिग्री पे। तो जो साइन जीरो की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू जो होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये किसकी वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू होती है। साइन 5 हो गया, 6 रेशियोज है, 6 × 5 30, 30 वैल्यू को हमको याद करना है, 30 वैल्यू को हमको याद करना है एक बार में। That's in what? Very vast, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट चीज दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ अभी 30 वैल्यू याद करने, फिर 50 फॉर्मूले याद करने, 100 फॉर्मूले याद करने, रिलेशन याद करने हैं, इनके रेशियोज कैसे होते हैं वो याद करने हैं। तो रेशियोज का तो मैं तरीका बता दिया आप लोगों को, क्वाड्रेंट का तरीका बता दिया, तो वो आसान हो गया। बाकी फॉर्मूले याद करने, तो भैया ऐसे तो याद करने बैठे तो 200, तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में हमको 200 चीज याद करने पड़ेंगे, एंड विच सीम वेरी लेंथी, which is not an easy thing. So you said that you after completing your syllabus there is no penny of fear in your mind regarding to the mathematics, and अब आप कह रहे हैं कि आपको 200 चीज सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में याद करने हैं, अभी तो पूरे सिलेबस मैथ का बचा हुआ है। तो हाउ कैन यू डू दैट? अगर मैंने कहा है तो मैं कुछ करेगा, मैंने कहा है तो पक्का कुछ करेगा। वो देखो अब करने जा रहे हैं, कुछ याद नहीं करना है, आपको गिनती आती है, गाना सुने हैं 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, बस। तो 1 2 से नहीं शुरू करना है, आपको 0 से शुरू करना है। 0 1 2 3 4, याद रखिए कि 4 से आगे आपको गिनती नहीं आती, लेकिन जो गिनती आपको आती है वो 0 से आती है। तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, बस ये 5 याद रखना है। काउंटिंग देखिए अभी याद करा देता हूं, पूरे 30 के 30, ये सिर्फ 5 काउंटिंग से याद कराऊंगा। 5 काउंटिंग 30 फॉर्मूले, फटाक से 10 सेकंड के अंदर 30 रटा रट। देखिए मैं ना एसएससी और बैंकल में 10 सेकंड में 50 फॉर्मूले, 20 सेकंड में 50 फॉर्मूले। तो उसी तरीके से 5 नंबर, 5 काउंटिंग करना है, 0 1 2 3 4, 30 फॉर्मूले, 30 वैल्यू क्या देंगे आपको याद। कुछ नया ट्रिक शुरू करते हैं, तभी तो फियर हटेगा, धुआंधार के साथ धुआं के साथ उड़ेगा। तो शुरू करते हैं। आपको रूट लिखना है, क्या लिखना है, रूट लिखना है। डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर कहां तक आपको याद है, 4 तक है, 4 तक लिख दीजिए सबके नीचे, पहले लिख लीजिए फिर बताता हूं। 4 तक लिख दीजिए, 4 तक लिख दिए। डिनोमिनेटर में आपने क्या लिख दिया, 4 तक लिख दिया। तो 4 तक डिनोमिनेटर लिख दिए। काउंटिंग कहां से मैंने याद करा, 0 से, 0 1 2 3 4। अब रूट सॉल्व करना शुरू। 0/4 0 होता है, 0/4 0, 0/4 व्हाट 0, और 0 का रूट कितना हो जाएगा 0, ये वैल्यू है। 1/4 का रूट कितना होगा 1/2, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, वैल्यू आ गई। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2 बचेगा। 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, वैल्यू आ गई। 3 का रूट 3, 4 का रूट 2, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 का 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना 1। 1 का रूट कितना होता है, 1 का रूट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन की तो वैल्यू याद हो गई, 0 का 4, 1 का 4, 2 का 4, 3 का 4, 4 का 4 और अंडर रूट लगा। हाँ तो रूट लगा दिए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और उसके ऊपर क्या लगा दिए, रूट लगा दिए।
रूट लगाती है, हमारी क्या भी वैल्यू आ गई। बहुत ही आसान तरीके से कुछ पढ़ाने का सोच है मेरा, वही आसान तरीका आपके पास में ला रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से याद है। साइन थीटा याद हो गया, अब कॉस पे जाते हैं। अब सबके लिए हमें ये 0 1 2 3 4 नहीं याद करना है, एक बस याद कर लो, बाकी देखो कैसे। कॉस में क्या करना है, जो साइन का 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो कॉस की 0 डिग्री की वैल्यू होती है। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वही कॉस 0 की वैल्यू होती है। तो ये कॉस की मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉस की यहाँ। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी। मतलब पीछे से जस्ट लिखना है, जो साइन में तुमने यहाँ पे लिखा है उसको जस्ट उठाओ, सब पीछे वाले को ऐसे लिखना शुरू कर दो कॉस की। तो 1 √3/2 1/2 1/2 और 0, ये कॉस की वैल्यू होगी। सिंपल। tan के लिए क्या करना था, tan की हमने बताया था साइन बाई कॉस होता है। tan क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। tan क्या होता है, साइन बाई कॉस। साइन ऊपर लिखा है, कॉस नीचे लिखा है। 0/1 0/1 कितना होता है, 0 होता है। 1/2 √3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3 बचेगा। 1/√2 1/√2 कैंसिल हो गए दोनों, 1/√2 1/√2 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, 1। √3/2 1/2 2 2 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, √3। 1/0 1/0, ये आपको पता है कि जैसे ही 0 डिनोमिनेटर में आता है that term is called undefined. When 0 is in the denominator, the term is called undefined. तो 1/0 इस टर्म को हम क्या कहेंगे, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कैसे लिखेंगे, लेटा हुआ 8 सो गया, 8 सो गया, तो लेटा हुआ 8 को हम अनडिफाइंड कहेंगे। समझ में आ गया। चलो अब हम cot थीटा पे चलते हैं। cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का अपोजिट। tan को जैसे लिखे उसी को बस ऐसे अपोजिट करो, मतलब यहां से लिखना शुरू करो। 8 √3 1 1/√3 0, tan काम खत्म। sec थीटा हमको पता है cos थीटा का अपोजिट होता है। sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, cos थीटा। तो sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो cos थीटा की वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। √3/2 रेसिप्रोकल मतलब क्या, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो √3 यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे किसमें चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। 2 डिनोमिनेटर में है तो कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में। 1 यहाँ पे कहां पे है, न्यूमरेटर में, तो कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो √2 को सिर्फ हम कहां लिख देंगे, लिख दिए। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2। 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0। 0 का जैसे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। अब आते हैं कॉसेक थीटा में। क्या आते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में आते हैं तो कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था, साइन का। कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो इट्स वैल्यू इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा। इसकी वैल्यू भी रेसिप्रोकल होगी साइन थीटा के लिए, साइन थीटा की। तो हम गो फॉर दैट, हम उसके लिए जाते हैं। तो साइन थीटा से हम कॉसेक थीटा की वैल्यू लिखते हैं। तो कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो 0 का रेसिप्रोकल अभी हमने देखा, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होता है। तो कॉसेक थीटा का जो फर्स्ट वैल्यू होगी अनडिफाइंड। देन 1/2 था, 1/2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। √3/2 इसका रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। एक और तरीका है याद करने का कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा देखिए, सेक थीटा जो आपने लिखा 1/√2 का, उसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। 1 इधर चला गया, √2 2 इधर आ गया, इंफिनिटी इधर आ गया, जस्ट अपोजिट। तो कुछ इस तरीके से वैल्यू को 30 वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर याद कर सकते हैं। बस कैसे याद करना है, एक बार साइन का बस आपको याद कर लीजिए, साइन का याद कर लीजिए। याद करना है भी साइन का, उसको भी मैंने तरीका बता दिया कैसे साइन का याद करना है। कैसे याद करना है, 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक को आप क्या आती है, काउंटिंग आती है, उसके बाद की काउंटिंग नहीं आती है। रूट लगाना है, वैल्यू पाना है, और उसी वैल्यू का यूज करके बाकी सबकी वैल्यू को पा लेना है। सो सिंपल, सो आसान। जितना आसान ये है, उसी तरीके से और आसानी से मैं ट्रिग्नोमेट्री के और आगे का पार्ट को पढ़ाऊंगा और आगे इसके पार्ट को पढ़ाऊंगा।
मैं क्या करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर मतलब ये क्लास 10th के सिलेबस का है, ये क्लास 10th में, तो क्लास 10th के साथ साथ क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है उसको भी मर्ज करूंगा। क्लास 12th में इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है जो कि बोर्ड में 3 नंबर का पूछा जाता है, 3 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड में, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही हार्ड चैप्टर नहीं, बहुत ही ज्यादा मार्क्स कंटेनिंग चैप्टर नहीं है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है दैट इज यूज्ड इन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 चैप्टर, और ये 3 चैप्टर 12th के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कंप्रोमाइज ऑलमोस्ट 20 मार्क्स। 20 मार्क्स ये 3 चैप्टर को मिलाकर कंप्रोमाइज करते हैं, तो 20 + 3 23 मार्क्स सिर्फ इसमें ट्रिग्नोमेट्री से हम कनेक्ट करेंगे। और ये मैं चाहूंगा, यही इसीलिए क्या करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री मैंने शुरू की, यही कारण था मैंने ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने के लिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ 10th के लिए नहीं, माइंड में आते रहेगा, तो 11th वाले जब ट्रिग्नोमेट्री में पहुंचूंगा तो 11th वाले को माइंड में रहेगा कि हाँ ये पढ़ेगा, 12th वाले में जब पहुंचूंगा तो 12th वाले के माइंड में रहेगा कि 10th और 11th में क्या पढ़ते हैं। इसलिए मैं सब सिलेबस को क्या करता हूँ, मर्ज करके पढ़ाऊंगा। इन जो कुछ चैप्टर जो कॉमन है, जो कि 9th 10th 11th 12th इस तरीके से चैप्टर है, उनको क्या करूँ, मर्ज करके पढ़ाऊंगा। जैसे स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन सब चैप्टरों को क्या करूँ, मर्ज कर दूंगा, सिलेबस को कंप्रोमाइज कर दूंगा और पढ़ाऊंगा, जिससे कि ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा आसानी से आप तक पहुंचे। जितनी आसानी से पहुंचेगा उतना ही आसानी से आपका फियर जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट what I told to you in my first video, that after completing my syllabus there is no penny of fear, no penny of fear will remain in your mind after completing my syllabus of mathematics. And I am very much sure of my word, I am a man of word, मैं अपने वर्ड का, अपने बात का एकदम पक्का इंसान हूं, और उसके लिए आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अगर नहीं मेहनत करेंगे तो अकेला टीचर कभी कुछ नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। उसके लिए स्टूडेंट को भी मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है, स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ता है। तो चलिए अब आज का वीडियो यहीं पे रोक देते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए आज की क्लास सिर्फ इतनी, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए।